नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 8 जून कुछ नए अपडेट्स हैं। उस अपडेट को समझेंगे। मुख्य रूप से एक तो अनुविश चेन पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है उससे संबंधित एक अपडेट है, और दूसरा अपडेट ऐसा है जिसमें कि जो प्रोटोकॉल है अपने इकोसिस्टम में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक मैसेज दिया है। और तीसरा एक बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट अपडेट आया है ऑफिशियल, जिसमें कि ये बताया गया है कि डिफ्लेशनरी मॉडल और इन्फ्लेशनरी मॉडल के बारे में समझाने की कोशिश की गई है, जिससे कि ये पता चल सकता है कि किस तरीके का भविष्य में आने वाले समय में डिमांड और सप्लाई बन सकता है। जो इनका मुख्य टोकन है, इस प्रोटोकॉल का मुख्य टोकन LGNS, उसके प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में, उसको समझाने की कोशिश की गई है। तो ये 3 मुख्य अपडेट्स हैं, और उस अपडेट के बाद फिर एज़ यूजुअल हम लोग अपने प्राइस की बात करेंगे। और प्राइस पे तो अभी हम लोगों को दिख रहा है कि प्राइस तो डाउन ट्रेंड में ही है। प्राइस सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, और सेलिंग प्रेशर के साथ साथ में आज मैंने कुछ समझा है तो मुझे ये समझ में आ रही है कि कुछ लोग बाइंग भी कर रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या कम है, बट वो किस माइंडसेट से, किस कैलकुलेशन के बेस पर वो बाइंग कर रहे हैं, तो उसको भी समझने की आवश्यकता है। मैं उसको ज़रा डिस्कस करूँगा एक बार, तब कुछ समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अवेक इकोसिस्टम और क्रिप्टो करेंसी बाजार की जानकारी देता हूं। अगर समय मिलेगा तो क्रिप्टो करेंसी का ओवरऑल व्यू भी देखेंगे कि किस तरीके का सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं अपडेट के साथ। पहला अपडेट आया है अनुबिस लैब पे, जिसमें कि ये बताया गया है, ये मैसेज है ना, द अनुबिस चेन AGI कॉन्स्टिलिजेशन प्रोग्राम। ये कॉन्स्टिलिजेशन, ये क्या है? AGI हो गया आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और कॉन्स्टिलेशन प्रोग्राम। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है, ये तारामंडल को कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशन मतलब एक तारों का समूह है। तो उसी तरीके से इस प्रोग्राम का नाम दिया है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कॉन्स्टिलेशन प्रोग्राम। तो समूह बनाकर जो भी इनके प्रोटोकॉल पे काम करेंगे, ब्लॉकचेन पे जो काम करेंगे, तो एक ग्रुप में काम करने का है। इस तरीके के लोग इनवाइटेड हैं इन पे काम करने के लिए, तो उसी को एक समूह बताया गया है। तो सामूहिक तौर पर जो लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, इस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने वाले हैं, उस तरीके का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उसको समझेंगे कि क्या है। और ये तब से बता रहा है AI के बारे में, AI और Web3 टेक्नोलॉजी को मिक्स करके, उसका समन्वय करके, और जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होंगे उसकी बात की जा रही है। और ये 2-3 दिनों से ज़्यादा इस पे बात कर रहे हैं, जब से इन्होंने Aura OS, जो कि अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टाई अप हो गया है, उसके बाद से ये इस पे काम कर रहे हैं। तो इसको समझेंगे। और उसके बाद जो मुख्य अपडेट आया है ओरिजिन हब वाले हैंडल पे, इस पे आया है, ये तो हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया, लोगों का डाउट दूर हो गया था कि APY में जो डिफरेंसेस आए थे वो क्लियर हो चुका है। अब एक आया है इन्फॉर्मेशन कि द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ पियर्सिंग थ्रू थ्रोन्स। तो ये चीज़ है, इसके बारे में हम समझेंगे कि टाइम विल अल्टीमेटली रिवार्ड एवरी आउंस ऑफ प्रिजर्वेंस। मतलब उन लोगों को जो कि समय के साथ, सिस्टम के साथ बने रहेंगे, उनके लिए मैसेज है कि उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, समझेंगे उसको। बट उससे भी मुख्य एक चीज़ जो बताया है इस मैसेज में, द सिम्फनी ऑफ एक्सट्रीम मनी प्रिंटिंग एंड अल्टीमेट डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशनरी मॉडल के बारे में बताया गया है। ये अच्छा मैसेज है, बड़ा मैसेज है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा अच्छा क्रिएटिव भी बनाया है इसमें, अगर डाउनलोड होता है तो लेट्स सी। चलिए, ये बाद में डाउनलोड होगा तो देख लेंगे। हाँ, डाउनलोड हो गया है। तो ओरिजिन न्यूज़ पे ये आया हुआ है, ओरिजिन हब का मैसेज है। देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। तो चलते हैं ट्रांसलेटर पे, देखते हैं क्या है। तो पहला मैसेज है अनुबिस चेन AGI कॉन्स्टिलेशन प्रोग्राम। ये क्या है? ये आधिकारिक रूप से लॉन्च हो गया है। ये प्रोग्राम जो नाम दिया है ये लॉन्च हो गया है, और अनुबिस चेन AGI कॉन्स्टिलेशन प्रोग्राम के आधिकारिक शुभारंभ की घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और Web3 के गहरे एकीकरण को आगे बढ़ाने तथा एक व्यापक इकोसिस्टम कोलैबोरेशन नेटवर्क तैयार करने पर केंद्रित है। मतलब कि AI के साथ में Web3 का कोलैबोरेशन करने के बाद में इसको आगे बढ़ाया जाए, इस इकोसिस्टम पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे, उससे संबंधित ये बात है। इसका पर्पस है यही कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि AI और Web3 की परियोजनाएं, जो Web3 परियोजनाएं हैं, डेवलपर्स, भागीदारों और समुदायों को जोड़ते हुए एक सहयोगी नेटवर्क विकसित करना है। तो एक नेटवर्क का विकास करना चाह रहा है जहां पे कि AI और Web3 का कोलैबोरेशन हो।
फुल स्पेक्ट्रम ऑन चेन इकोसिस्टम मोड, मतलब अनुबिस चेन भविष्य को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा व्यापक ऑन चेन इकोसिस्टम फ्रेमवर्क विकसित करना चाहता है जो दीर्घकालिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करे। मतलब कॉम्पिटिटिव भी बना रहा है मार्केट में, और लंबे समय तक के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस चीज़ के उस माइंडसेट से ये अपने आप को डेवलप कर रहा है, ताकि नए नए जो प्रोजेक्ट्स आएँ उसमें इतनी क्षमता हो इस ब्लॉकचेन पे कि उनको इंक्यूबेट किया जा सके, उनको डेवलप किया जा सके। AI कैपेबिलिटी सपोर्ट भी है इसमें, मतलब कि इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को AI कैपेबिलिटी, जो भी इस पे प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको AI कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंट टूल और ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो जब तक ये फैसिलिटी नहीं देंगे तो नए प्रोजेक्ट्स जो आएंगे वो कैसे डेवलप हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विसेज भी मिलेगा डेवलपर्स जो भी आएंगे, और इकोसिस्टम पार्टनर्स के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और सपोर्ट सर्विस उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सो फ्यूचर में क्या देख रहा है ये, तो AGI कॉन्स्टिलेशन प्रोग्राम का उद्देश्य केवल तकनीकी सहयोग तक सीमित है, मतलब सिर्फ टेक्निकल सहयोग की बात नहीं कर रहा है, बल्कि AI संचालित Web3 इकोसिस्टम के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना है। सो बेहतर संसाधन मिल सकेंगे, जो भी नए डेवलपर्स आएंगे अनुबिस ब्लॉकचेन पे उनको बेहतर संसाधन मिल सकेंगे। इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को AI पावर्ड कैपेबिलिटीज़ मिल पाएंगी, मतलब AI से पावर्ड होगा, AI पावर्ड मतलब AI से सपोर्टेड होगा वो। ऑन चेन एप्लीकेशन अधिक बुद्धिमान और कुशल बन सकेंगी, तो जो भी ऑन चेन एप्लीकेशंस आएंगी वो सब ज़्यादा एफिशिएंट हो सकेंगी। ग्लोबल इकोसिस्टम कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, ये AI और Web3 का कुल मिला के यही समझ में आ रहा है कि समन्वय करके अपने जो भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके देने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, ये ब्लॉकचेन के लिए तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जहाँ पे कि ये बताया है, लेट्स सी, इस वाले अपडेट को बताया है ना, हाँ, इस वाले अपडेट को, द एब्सोल्यूट लो पियर्सिंग थ्रू थ्रोन्स, इसको समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कांटों को चीरकर आगे बढ़ने का अटल नियम, समय अंततः हर धैर्य और दृढ़ता का प्रतिफल देता है। अच्छा, ये वही उसी तरीके का मैसेज है जिसमें कि लोगों से ये कम्युनिकेट कर रहा है इस मैसेज के थ्रू कि आप धैर्य बनाए रखें, आपको आगे भविष्य के लिए अगर आप रहते हैं सिस्टम में तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, उसको समझाने की कोशिश की गई। समझते हैं इसको। क्रिप्टो जगत के निरंतर परिवर्तन और इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के तीव्र विकास के बीच यह संदेश इस विचार पर जोर देता है कि वैश्विक प्राइवेसी फाइनेंस, अच्छा, जो ग्लोबल प्राइवेसी फाइनेंस पे ही काम कर रहा है ये इकोसिस्टम, तो ये एक बड़ा लक्ष्य है और इसका निर्माण कभी आसान नहीं होता। मतलब इजी नहीं है। अगर आप ग्लोबल प्राइवेसी फाइनेंस के लक्ष्य पे काम कर रहे हैं तो ये आसान नहीं होता इसको डेवलप करना। इसके बीच में आपको बाज़ार की अस्थिरता देखनी पड़ेगी, अनिश्चितता देखना पड़ेगा, बहुत सारे नॉइज़ होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बच के आप दीर्घकालिक दृष्टि बनाए रखिए, ऐसा ये मैसेज में बताया जा रहा है। धैर्य और दृढ़ता का महत्व, क्या महत्व है भाई इसका, तो इसमें एक बड़ा अच्छा बता रहा है कि फ्रांसीसी दार्शनिक जीन जैक्वेस रॉसियोस का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इन्होंने, ये दार्शनिक जो है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट। मतलब धैर्य कड़वा होता है, हाँ, पेशेंस रखना तो बहुत कड़वा होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। तो समझाने की कोशिश की गई है। एक और मैसेज दिया गया है जहाँ पे कि रोमन दार्शनिक है, रोम के ये दार्शनिक हैं, सीनेका का प्रसिद्ध कथन क्या है, देयर इज़ नो ईजी वे फ्रॉम द अर्थ टू द स्टार। मतलब धरती से सितारों तक पहुंचने का कोई आसान मार्ग नहीं होता है। कहने का मतलब यही है कि धैर्य बना के रखिए सिस्टम में, और जब बड़ा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है तो वहाँ पे ये ऊपर उतार चढ़ाव, नॉइज़, ये सारे प्रॉब्लम्स और अड़चने आएंगी। टर्बुलेंस जब तक होगा नहीं तब तक ये डेवलप कैसे होगा। इस मैसेज का यही मतलब है। तो इसका मेन विचार यही है, मुख्य विचार यही है कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। बाहरी फड, जो फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट होती है, उससे प्रभावित हुए बिना अपने निर्णयों पर विचारपूर्वक टिके रहिए। मतलब आप अगर इकोसिस्टम के साथ हैं तो इन चीज़ों से घबराइए नहीं, फड से आप घबराइए नहीं, और आप सिस्टम के साथ बने रहिए। थोड़ा समय लगेगा इसमें ज़रूर, क्योंकि बड़ा निर्माण हो रहा है।
और वास्तविक में रियल वैल्यू समय के साथ निर्मित होता है, वो एक कुछ समय में नहीं हो जाता है, साल 2 साल में कुछ नहीं होता है, लंबे समय में बने रहिए तो है आपको मतलब इसकी वैल्यू मिल सकेगी। इकोसिस्टम की नींव और दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेस को थोड़ा मजबूत करना है, उससे संबंधित बात करें, वही कह रहा है ना, अपनी जड़ों की रक्षा करें। मतलब किसी भी इकोसिस्टम की सफलता केवल अल्पकालिक मूल्य उतार चढ़ाव से निर्धारित नहीं होती। दीर्घकालिक निर्माण, उपयोगिता, मांग, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ सकते हैं हम लोग। दीर्घकालिक निर्माण, उपयोगिता, यूटिलिटी क्या है, मांग और समुदाय की सहभागिता अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब अगर किसी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में अगर कोई टोकन है, जैसे अपने यहाँ LGNS है, तो उसका अगर यूटिलिटी नहीं होगा और उसमें सभी कम्युनिटी के लोगों का सहयोग नहीं होगा तो डिमांड कैसे क्रिएट होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आपका इकोसिस्टम निर्भर करता है और वो चल सकता है। सो समय के साथ वास्तविक मूल्य और वास्तविक उपयोगिता सामने आती हैं, तो जो उसका रियल यूज़ केस है वो कुछ समय के बाद दिखना शुरू होता है। सो धैर्य बनाए रखें, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं, लंबे विजन को अपनाएं, बाजार के शोर से प्रभावित नहीं हों, वास्तविक मूल्य निर्माण पर ध्यान दें और समय और निरंतर प्रयास के महत्व को समझें। ये चीज़ बताया गया है इस मैसेज के थ्रू अपने इकोसिस्टम के उन पार्टनर्स के साथ जो कि मेकर्स की भूमिका अदा कर रहे हैं इसमें। तो ठीक है, इंगेज रख रहा है सभी लोगों को। और ये मैसेज जहाँ पे कि बताया गया है, तीसरा मैसेज है ओरिजिन न्यूज़, अत्यधिक इन्फ्लेशन और अंतिम डिफ्लेशन की कहानी। अच्छा, इन्फ्लेशनरी मॉडल और डिफ्लेशनरी मॉडल, मतलब मांग और डिमांड और सप्लाई को समझते हैं इस मैसेज में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ओरिजिन इकोसिस्टम की आर्थिक संरचना जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको एक विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें वर्तमान इन्फ्लेशन फेज, मतलब अभी देख रहे हैं ना प्राइस कम हो रहा है, उसको इन्फ्लेशन फेज कहा गया है, और भविष्य में और आने वाले समय में डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म को मुख्य आधार बनाया गया है। मतलब कि अभी ये सेलिंग प्रेशर है, इन्फ्लेशन इसलिए क्योंकि ज़्यादा सप्लाई किया जा रहा है LGNS का, और धीरे धीरे फिर इसको स्कार्सिटी की तरफ ले जाया जाएगा, ऐसी प्लानिंग कर रहा है ये, जो कि हम लोग जान भी रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हम लोगों ने पहले भी सुने हैं कि इसमें इसकी बर्निंग होगी। देखते हैं आगे क्या मैसेज में कर रहा है, उसको समझते हैं। एक्सीलरेटेड इन्फ्लेशन को अवसर के रूप में प्रस्तुत करना, मतलब अभी का जो सिचुएशन है जहाँ पे कि सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण कि LGNS सस्ते मूल्य पे उपलब्ध है, तो उसके अनुसार उसको क्या कह रहा है कि इकोसिस्टम में वर्तमान में एक एक्सीलरेटेड इन्फ्लेशन पीरियड में प्रवेश कर चुका है। अच्छा, इन्फ्लेशन पीरियड में प्रवेश कर चुका है, तो इस चरण में क्या होता है, इस अवधि में अधिक टोकन वितरण किया जाता है, तो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे अलग अलग इनके पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स आए हुए हैं, जैसे 360 डेज़ का प्रोग्राम है, 600 डेज़ का प्रोग्राम है। तो इस सभी प्रोग्राम में क्या होता है, इसमें इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है GLGNS के रूप में। मतलब क्या है कि लोगों को आकर्षित कर रहा है उस प्रोग्राम में आने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको LGNS मिल सके। तो ज़्यादा LGNS मिलेगा मतलब LGNS की सप्लाई ज़्यादा होगी, रिवार्ड के रूप में मिलेगा। ये अलग बात है कि उसका प्राइस कम है, बट नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है यील्ड के रूप में ज़्यादा मिलेगा। तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ा रहा है, जान के ये बढ़ा रहा है इकोसिस्टम। क्यों बढ़ा रहा है उसको भी आगे समझाया गया है। अब इस चरण में अधिक टोकन वितरण हो रहे हैं। इस समय में स्टेकिंग पार्टिसिपेंट्स को अधिक टोकन प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको टोकन ज़्यादा मिलेगा अभी। संदेश का तर्क है कि दीर्घकालिक समर्थन इस अवधि को टोकन एक्यूमुलेशन का अवसर के रूप में देख रहे हैं। मतलब ये जो समय है, इस समय में चूंकि कम मूल्य पे मतलब LGNS टोकन अवेलेबल है, या फिर आपको अलग अलग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी LGNS मिल रहा है, तो ये एक अवसर के रूप में देख सकते हैं जिसमें कि आप संचय करें, एक्यूमुलेट करें, इकट्ठा करें LGNS को। स्टेकिंग और कंपाउंड ग्रोथ नैरेटिव, मतलब स्टेकिंग करके आपको कंपाउंड जो हो रहा है उस कहानी को समझाया गया है कि टोकन होल्डर को स्टेकिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अभी के समय में कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो रहा है उसके माध्यम से होल्डिंग बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब आपके नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो टोकन का है उसको बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसको बेच देने पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। वर्तमान रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भविष्य के इकोसिस्टम एक्सपेंशन की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। तो अभी करंटली जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपका LGNS, वो फ्यूचर की तैयारी कर रहा है। फ्यूचर इकोसिस्टम का जो एक्सपेंशन होना है उसकी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। सो इसमें क्या है, इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन
की ओर संक्रमण, कैसे जाएगा ये इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन की ओर। तो ये दावा कर रहा है कि ये जो अभी का जो फेज है, इन्फ्लेशनरी फेज, जहाँ पे कि प्राइस कम हो रहा है और सस्ते मूल्य पे LGNS उपलब्ध है, तो ये क्या है, ये कि वर्तमान इन्फ्लेशनरी फेज अस्थाई नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। तो क्या होगा भाई आगे, जब इकोसिस्टम एक पूर्व निर्धारित सर्कुलेटिंग सप्लाई लेवल तक पहुंच जाएगा, मतलब कि इस इकोसिस्टम में आगे भविष्य में इसको कितना टोटल LGNS चाहिए, तो एक निश्चित तय है इस सीमा। जब उस सीमा पे पहुंच जाएगा तब ये टोकन का इशुएंस, तब आपका क्या होगा कि टोकन की स्कार्सिटी जनरेट हो जाएगी या कम हो जाएगा सर्कुलेशन इसका। तो उस समय क्या होगा कि ऐसी संभावना दिख रही है, जो समझा रहा है इस मैसेज के अनुसार, कि उस समय क्या हो सकता है कि आपको टोकन का वितरण कम कर देगा लेकिन टोकन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को समझाया गया है यहाँ पे। तो उस स्थिति के बाद क्या होगा, इकोसिस्टम के कथित रूप से एक डिफ्लेशनरी फेज में प्रवेश करने की बात कही गई। तो वहाँ पे आपके जो टोकन है LGNS, इसकी कीमत बढ़ेगी लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इसका मैकेनिज्म, बर्निंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। और उसी चीज़ को समझाया है यहाँ पे, आधिकारिक रूप से इस मैसेज में बता दिया गया है, जो हम लोग पहले सुनते समझते आ रहे हैं। वाइट पेपर को भी अगर हमने देखा होगा तो उसमें भी ये दावा कर रहा था, उसी चीज़ को अभी डिक्लेयर किया है कि भविष्य में स्टेबल कॉइन ए की मिंटिंग होगी। पता है कि अगर फ्यूचर में LGNS को बर्न करेंगे, देख रहे हैं यहाँ लिखा है 1:1 अनुपात में LGNS बर्न किया जाएगा, मतलब एक LGNS आप बर्न करेंगे तो एक स्टेबल कॉइन ए की उत्पत्ति होगी, मिंटिंग होगी। तो उस केस में क्या होगा, जब लोगों को ए की आवश्यकता जरूर पड़ेगी इस इकोसिस्टम में आगे काम करने के लिए, क्योंकि ए के बाद ही आप ANB टोकन जो संभवतः आने की संभावना है उसको परचेज कर सकेंगे, जिसकी की लिमिटेड क्वांटिटी होगी। तो LGNS ही मूल टोकन है जो कि अभी इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है लोगों को कि आप अभी इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर LGNS की क्वांटिटी कम हो जाएगी और उस कारण से आपके LGNS का प्राइस जो होगा वो बढ़ेगा। बर्न मैकेनिज्म सप्लाई को कम करेगा, तो बर्निंग जब होगी तो अब सप्लाई कम हो जाएगा। यदि ऐसा तंत्र वास्तविक में लागू होता है, मतलब वाइट पेपर में जैसा लिखा हुआ है, अगर ये सही में ऐसा लागू होता है तो आपका टोकन की स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, हालांकि इस चीज़ की पुष्टि भी करने के लिए कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई कीजिए। तो बहुत सारे मेथड हैं वेरीफाई करने के, आप अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि आप चैट GPT से पूछ सकते हैं, गूगल पे पूछ सकते हैं, या अपने स्तर पे अपने टीम के लोगों से बात कर सकते हैं, वाइट पेपर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं जिससे कि आपको ये पुष्टि करनी चाहिए कि क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो कोडिंग की गई है उसके हिसाब से ये बात जो ऊपर बताया गया है बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में, क्या ये हो भी रहा है। तो हमने देखा ना कि एक LGNS को बर्न करने के बाद, अभी आप डैप में जाएंगे तो आप बर्न कर सकते हैं और एक LGNS बर्न करते हैं तो आपको ए की उत्पत्ति होती है। तो वो हो रहा है। ऑन चेन डाटा क्या कह रहा है, ऑफिशियल टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो वाइट पेपर है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो इन चीज़ों से भी आप पुष्टि कीजिए, तभी आप इस बात पे विश्वास कीजिए। इकोलॉजिकल लैंडलॉर्ड की अवधारणा, मतलब इस इकोसिस्टम में आप, मतलब लैंडलॉर्ड मकान मालिक को कहा जाता है, तो आप मालिक बनने की अवधारणा क्या है उसको समझाया गया है कि जो भी प्रतिभागी, जो भी इकोसिस्टम में अभी प्रतिभागी हैं, प्रारंभिक चरण में इकोसिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं या स्टेकिंग करते हैं और अधिक टोकन संचय करते हैं, तो वो भविष्य के इकोसिस्टम के भीतर आर्थिक प्रभाव या आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भविष्य में जिनके पास ज़्यादा टोकन होगा LGNS, अगर ये चीज़ें सही है तो निश्चित रूप से उनको आगे आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसे प्रतीकात्मक रूप से इकोलॉजिकल लैंडलॉर्ड कहा गया है। तो मतलब आपका मालिकाना हक बढ़ जाएगा, आपका अधिकार ज़्यादा हो जाएगा इसमें। मुख्य आर्थिक तर्क क्या है इसमें, तो इसका आर्थिक तर्क, इकोनॉमिक जो लॉजिक है वो क्या है कि अभी वर्तमान चरण में इन्फ्लेशन, रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको LGNS मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा, जब इकोसिस्टम एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके टोकन का। स्टेबल कॉइन यूसेज, जब एक कॉइन स्टेबल कॉइन है उसका जब यूज़ बढ़ेगा तो टोकन की बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और चौथा क्या है, रिड्यूस सप्लाई, इसके कारण कि सप्लाई भी रिड्यूस कर दिया जाएगा और उससे आपका डिमांड बढ़ जाएगा और पोटेंशियल स्कार्सिटी, और उसकी स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि LGNS का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसके डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो जाएगी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए। इसीलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा LGNS की उत्पत्ति की जा रही है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 20 मिलियन इनको चाहिए ए, स्टेबल कॉइन ए, तभी जाके ANB और उस इकोसिस्टम पे काम करने के लायक ये हो पाएंगे। तो उसकी तैयारी कर रहा है। इस वजह से अभी सप्लाई ज़्यादा है, तो उस समय में सप्लाई ज़्यादा है, बर्निंग कम है,
उस अनुपात में, इसीलिए प्राइस कम है इसका अभी। मुख्य तथ्य क्या है कि एक परियोजना आधारित आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिक नैरेटिव प्रस्तुत कर रहा है। क्या कर रहा है भाई कि भविष्य की मांग, डिमांड की कोई यहाँ ये सतर्क भी कर रहा है, ध्यान रखने की बात है कि भविष्य की मांग जो डिमांड है वो कोई गारंटी नहीं होती है, संभावना हो सकती है कि हाँ भविष्य में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। कितना डिमांड बढ़ेगा ये कोई नहीं जानता है। आपके इस इकोसिस्टम को कैसे लोग यूज़ करते हैं ये तो उस समय की यूटिलिटी के हिसाब से पता चलेगा, बट जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे संभावना ये दिख रही है कि हाँ यूटिलिटी बढ़ेगी। बर्न मैकेनिज्म तभी प्रभावित होता है जब वास्तविक उपयोग मौजूद हो। तो जब आपके इकोसिस्टम अनुविस पे, उस इकोसिस्टम पे अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, लोगों को ए की आवश्यकता होगी और ANB परचेज करेंगे, तभी तो बर्निंग होगी LGNS की। तो वही चीज़ को बता रहा है कि इस तरीके की संभावना बन सकती है। $100 बिलियन ट्रिलियन क्लास लीप, गारंटीड वेल्थ, ये सब दावे जो होते हैं ना, ये क्या है, अनुमानात्मक, स्पेकुलेटिव हैं, ना कि सिद्ध तथ्य है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक अनुमान के तौर पे किया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा समझता है कि ये गारंटीड है कि इतना रिटर्न मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न, ऐसी गारंटी नहीं होती है किसी भी फंडामेंटल। देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी मार्केट में चलते हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसे भी बर्बाद किए हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है कि आपको क्लियरली समझना चाहिए कि संभावना क्या है, क्योंकि आप कहीं पे भी किसी भी तरीके का निवेश करते हैं तो किसी न किसी संभावना पे आप डिराइव करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, या ऐसा नहीं हुआ तो प्लान बी क्या हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आकलन करके ही आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। उन्हीं चीज़ों को समझाया गया है कि कोई गारंटी नहीं होती है। भैया इतना बड़ा बड़ा रिटर्न वो तुरंत थोड़े बन जाता है कि आप समझिएगा कि 2-3-4 महीने 6 महीने में आपको बहुत बड़ा गेन, वो सब मतलब सही चीज़ नहीं है। तो इसीलिए ये बता रहा है कि ऐसी चीज़ों का अनुमान लगाया गया है। कितनी डिमांड होगी, किसको क्या पता कि किस चीज़ की कितनी डिमांड होगी और कितनी डिमांड नहीं होगी। तो ये सब चीज़ तो आपको मतलब स्पेकुलेटिव हो गया, वो आप उसका अनुमान ही लगा सकते हैं। इसलिए किसी भी टोकन को स्टेकिंग या इकोसिस्टम में भाग लेने से पहले आपको टोकनोमिक्स पढ़ने की आवश्यकता है कि उसका यूज़ केस क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है, समीक्षा कीजिए उसका। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सत्यापन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए, कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे हैं, कैसे यूज़ करेगा, कैसे यूज़ केस है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं उसको समझने की आवश्यकता है। ऑन चेन डेटा को देखें कि ब्लॉकचेन पे क्या डेटा कह रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है। लिक्विडिटी के साथ साथ में यूटिलिटी है भी या नहीं है उसका अध्ययन कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए और डू योर ओन रिसर्च अवश्य करें। तो इन चीज़ों को बता के ये मैसेज में कंक्लूड किया गया है। तो ठीक है, मैसेज क्लियर कट बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसे आर्थिक लाभ की अपेक्षा ना करें जो कि शॉर्ट टर्म में मिल जाता है। इकोसिस्टम फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, काफ़ी अलग अलग तरीके से ये डेवलप कर रहा है वैश्विक स्तर पे, तो उसको समझने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और जो भी फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशंस मुझे मिल रही हैं, सो इनसे आप सीख लेकर आप अपने लेवल पे भी कुछ जानकारी इकट्ठा कीजिए और तब अपना निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। एपेटाइट जरूर, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़े फंड से आपने किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया और बाद में प्राइस कम हो गया तो आप पछता रहे हैं। तो ऐसी गलती करने से बचिए। चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे अपडेट्स मैं अक्सर हाँ डेली लाता हूँ और आप लोगों को अवगत कराता हूँ और आप लोग भी सीखिए और लोगों कम्युनिटी को जागरूक कीजिए कि किस तरीके से इस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट किया जा सकता है या नहीं करना चाहिए। तो ये आपका अपना निर्णय हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले पड़ाव में और हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइस का। प्राइस क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो प्राइस तो सर जो मैंने अपना सपोर्ट बनाया था कल, यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन इस सपोर्ट को तोड़ दिया है प्राइस। अब ये कहाँ जा सकता है इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। कहाँ से बाउंस बैक लेगा ये सारा कुछ डिपेंड करता है इसके बर्निंग मैकेनिज्म पे और ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कि किस स्थिति में होगा। अभी ये ऑल टाइम लो को क्रॉस कर चुका है ये प्राइस, तो अब इसका कहाँ जाएगा ये एक अनुमान लगाना एक मुश्किल काम है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो समझ में आ रही थी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो ये हम समझाना नहीं समझ रहा हूँ मैं, वो ये कि एक चीज़ तो ये देख लेते हैं, ये तो GLGNS का प्राइस है। आप देखिए आज फिर पिछले 2 दिनों से तो इसमें 24 आवर में ड्रॉडाउन कम हुआ था, आज फिर ये 3.5% का ड्रॉडाउन आज दिखाया है। मतलब आज ही पिछले 6 घंटे में ये 2.5% के करीब इसका प्राइस टूटा है और बाय वॉल्यूम कम हुआ है। 3 मिलियन का डिफरेंस है। एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अभी वेल्स क्या कर रहे हैं, मतलब $10,000 से ऊपर के प्रतिभागी क्या कर रहे हैं। तो सर सेलिंग भी है, बाइंग भी है और अभी कुछ देर पहले मतलब 1 घंटे का
देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अच्छी सेलिंग हुई है और फिर 3 घंटे में मिला जुला प्रतिक्रिया है लोगों का। कुछ लोग तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी के प्राइस पे यदि ये लोग जो बाई कर रहे हैं इनका माइंडसेट क्या होगा। जो लोग सेल कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है कि उनको भैया मुनाफा होगा, या डर के सेल कर रहे हैं, अपना पैनिक में सेल कर रहे होंगे, या फिर अपना मुनाफा होगा, उनके पास अधिक क्वांटिटी होगी टोकन की तो वो बेच रहे हैं। ये चीज़ें तो समझ में आ रही है, लेकिन ये बाय किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट किया होगा इन्होंने। तो अगर जब कैलकुलेशन किया होगा तो क्या कैलकुलेशन करने की संभावना है, मैं उस चीज़ को समझता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तो स्वाभाविक है, कोई भी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आर्थिक मतलब फ़ायदे के दृष्टिकोण से ज़रूर सोचते होंगे, एक बार एनालाइज करते होंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी इसका प्राइस $3.22 का है। तो यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का इंडियन करेंसी में देखता हूँ कि, और मानता हूँ कि सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए का मान लीजिए कि निवेश कर रहा है, तो वो किस माइंडसेट से कर रहा होगा। तो 1 लाख रुपए में अगर उम्मीद करते हैं कि डॉलर का रेट अगर $100 का है तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो उनको $1,000 मिल जाता है। अब $1,000 में उनको कितने टोकन्स मिलेंगे अभी के सिनेरियो में? तो अभी 3.22 का रेट है, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 3.22 कर देते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि उनको 1 लाख रुपए के निवेश करने पे 310 टोकन मिल रहे हैं। और हम लोगों को ये पता है कि लगभग 100 टोकन पे जो APY जो जनरेट कर रहा है ये लगभग 18 टोकन के आसपास मिल जाता है। हालांकि यदि कोई लोग 360 डेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या लंबे अवधि के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं तो उनको यील्ड ज़्यादा मिल रहा है। तो यील्ड जब ज़्यादा मिल रहा है तो उस हिसाब से एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे जो टोकन बनता है, जो मिंटिंग होता है, उसके पीछे $1 बैक्ड है, मतलब एक डाई के अगेंस्ट में ही एक LGNS का निर्माण होता है। तो इसका बेस प्राइस यदि हम मानते हैं कि $1 है तो ऐसे व्यक्ति जो कि इस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक न्यूनतम स्तर पे जाके कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो ज़रूर करते होंगे। तो उसी कैलकुलेशन को मैं समझ रहा हूँ ऐसे कि 1 लाख रुपए का निवेश करने पे 310 टोकन मिल रहा है, तो मैं 300 टोकन मानता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 310 टोकन है और 18% का यील्ड जनरेट होता है, तो 310 का 18% करते हैं, महीने का जो यील्ड मिलता है टोकन के रूप में वो आपको 55.90 मतलब 56 मान लेते हैं कि 56 टोकन का निर्माण मतलब आपको यील्ड मिल जाता है अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है तो। अब ये समझने की बात है कि अगर इसके बेस प्राइस पे ही हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, मतलब कि अगर मैं मानता हूं कि 56 टोकन आपको मिले और एक टोकन की कीमत बेस प्राइस $1 की है, तो मैं मान के चलता हूं कि $56 आपको मिले अगर $1 की प्राइस मान के चलते हैं तो। अब 56 मल्टीप्लाइड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय डॉलर का कीमत 100 है, तो आपको 5600 रुपये INR के रूप में मिल सकते हैं। इतना यील्ड आपका जनरेट होता है तब, जबकि ₹1 की कीमत हम LGNS की मान लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि 1 लाख रुपए के निवेश पे 5600 रुपये मिल सकते हैं अगर $1 की कीमत रहती है इसकी। तो ये मतलब क्या हुआ, 5600 डिवाइडेड बाय 1 लाख करो ना तो सर परसेंटेज निकल के आ जाता है, जो मतलब 5.5% का आपको रिटर्न आता है, 5.6% का रिटर्न निकल के आ सकता है तब, जबकि इसकी कीमत अभी अगर कोई व्यक्ति अभी के टाइम में 1 लाख रुपए का निवेश करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर $2 की कीमत होगी तो आपको ये समझ लीजिए कि 5.5 के रिटर्न मिल रहा है $1 की कीमत पे, $2 होगा तो 11% हो जाएगा, और $3 का कीमत अगर मेंटेन रह गया तो भाई 16% का रिटर्न हो जाएगा। तो इस माइंडसेट से ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए अभी कुछ 2 मिनट पहले किसी ने 19,000 का परचेज़ किया, तो ये इसलिए तो या तो पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं ना कहीं तो इसको आर्थिक लाभ चाहिए ना, तभी इसी माइंडसेट से कर रहा होगा। तो इस माइंडसेट से अगर जिनको समझ में आ रहा है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी ये समझ के ही कीजिए। ऐसा मत समझिए कि इसका प्राइस अचानक से बढ़ के कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा मत समझिए और ऐसा समझ के पार्टिसिपेट मत कीजिए। और जब भी पार्टिसिपेट कीजिए तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कीजिए, ऐसा सोच के कीजिए कि भैया मैं छोटे पैसे से निवेश करके अपना पोर्टफोलियो बना पाऊँ, और अपना निर्णय खुद लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और किस तरीके से हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, इस चीज़ के समझ के साथ ही आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।